आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता खत्री। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्हें डॉलर के उचित और अच्छे इनफ्लो की उम्मीद है, लेकिन वे किसी खास आंकड़े का लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। मल्होत्रा ने कहा कि उन्हें इस साल बैलेंस ऑफ पेमेंट में काफी बेहतर स्थिति की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4% महंगाई का दर का लक्ष्य अभी भी कायम है। त्रिपुरा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा पक्की करने के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार में डेमोग्राफिक बदलाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर विश्व पर्यावरण दिवस और तीसरी बड़ी खबर के ऊपर बढ़ेंगे। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कई कार्यक्रमों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और लोगों से पर्यावरण संरक्षण की अपील की। और स्क्रीन में आप देख सकते हैं 3 बड़ी खबरें जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। और आज की बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर चिंताओं के बीच वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को शुक्रवार को घटाकर 6.6% कर दिया। अपील में केंद्रीय बैंक ने सकल घरेलू उत्पादी वृद्धि का 6.9% रहने का अनुमान लगाया था। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ऊर्जा और वन्य वस्तुओं की ऊंची कीमतें और आपूर्ति में जारी व्यवधान आर्थिक गतिविधियों पर असर डाल सकते हैं। आरबीआई के अनुसार वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में लंबे समय तक बने रहने वाले व्यवधान, वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता और मौसम से जुड़े झटके घरेलू वृद्धि के लिए जोखिम बने हुए हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि कई उच्च आवृत्ति संकेतों से पता चलता है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से घरेलू आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में पीएमआई से पता चलता है कि दोनों क्षेत्र मजबूत बने हुए हैं और व्यवसायिक अपेक्षाएं अब भी सकारात्मक है। मांग पक्ष पर निजी खपत अब तक मजबूत नहीं हुई है। बड़ी लागत के दबाव के बावजूद स्थिर निवेश ने भी अपनी गति बनाए रखी है। मॉल निर्यात में अप्रैल 2024 में ढुलाई और बीमा लागत के अधिक होने के बावजूद मजबूत वृद्धि दर्ज की। सेवा निर्यात भी बेहतर बना हुआ है, जो कृत्रिम को लेकर चिंताओं के बावजूद निरंतर मांग को दर्शाता है। संजय मल्होत्रा ने कहा कि कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति व्यापक रूप से मजबूत बनी हुई है। आगे चलकर ऊर्जा और अन्य कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति व्यवधान आर्थिक गतिविधियों पर दबाव डाल सकते हैं। प्रभाव वस्तुओं में आयात विविधीकरण से आपूर्ति में सुधार हो सकता है, लेकिन इसकी लागत अधिक होगी। गवर्नर ने कहा कि कुल प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि संघर्ष कितने समय तक चलता है, आपूर्ति श्रृंखलाओं के सामान्य होने में कितना समय लगता है और विभिन्न हितधारकों के बीच भार का बंटवारा कैसे होता है। Over the past few months, the global economy has been shaped by heightened uncertainty, disruptions to key trade routes and supply chains, increased market volatility, and cautious business sentiment. Let me at the very outset emphasize that the Indian economy entered this episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes. We remain confident to withstand these shocks with minimum pain. Nevertheless, it is important to not only confront and address these challenges, but also at the same time take this as an opportunity to further enhance our resilience. Global economic outlook remains clouded by the continuing geopolitical impasse in West Asia, as sharply escalating energy prices,
and global supply chain disruptions continue to hinder economic activity. Faced with difficult trade-offs, monetary policy has turned more cautious. Major advanced economy central banks are likely to pivot towards monetary policy tightening. While equity markets remain buoyant, driven by AI-fueled optimism, global bond markets remain bearish amidst renewed inflation fears and continuing debt sustainability concerns. Risk-off sentiments and safe haven demand are imparting volatility to forex markets, with a depreciating trend in many EME currencies. In this backdrop, the Monetary Policy Committee met on the 3rd, 4th, and 5th of this month to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. I shall now briefly set out the rationale for the decisions of the MPC. The committee noted that the global environment has deteriorated since the last policy meeting in April, with the conflict lingering amidst a fragile truce. The adverse implications of the extended disruption in supply chains and elevated energy prices are reflected in the moderation of growth and increase in inflation projections from the April policy, and I'll come to these a little later. CPI inflation remains below the target despite global shock, as the pass-through to domestic prices has been limited, while the baseline projections point towards headline inflation firming up towards the upper tolerance level in Q3 this year. The impact of the supply shock is expected to wane Q4 onwards. The underlying inflation pressures continue to remain benign at this juncture. However, generalization of inflation through second round effects on expectations and wages is a distinct possibility warranting a close vigil. The outlook also remains clouded due to the subnormal southwest monsoon forecast and El Nino risks. As for growth, the MPC noted that elevated energy prices coupled with global supply constraints are having adverse spillovers on economic activity. While domestic demand remains resilient and manufacturing and services sectors activity continue to expand, there are incipient signs of moderation in some sectors as suggested by high-frequency indicators. The MPC was of the opinion that there are considerable risks to the baseline assessment of inflation and growth, which I am going to present shortly, due to the uncertainty about the duration and intensity of the conflict, magnitude of its spillover effects, and the pace of restoration of supply chains. Additionally, the food outlook too remains uncertain on account of subnormal southwest monsoon forecast and El Nino. Although risks of higher inflation have amplified, the MPC felt it would be prudent to wait for greater clarity to emerge. Accordingly, the MPC voted to keep the policy repo rate unchanged. At the same time, the MPC will continue to remain data dependent and closely monitor the developments, including supply side pressures getting embedded in the general price level and inflation
expectations. As mentioned, the MPC also decided to retain और बढ़ते दूसरी बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय त्रिपुरा दौरे के दूसरे दिन आज भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसके अलावा वे राज्य में एक महत्वपूर्ण होटल परियोजना की आधारशिला भी रखी। त्रिपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा पक्की करने के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार में डेमोग्राफिक बदलाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय गुरु जी का पुण्यतिथि का दिन है। आप में से बहुत कम लोगों ने पूज्य गुरु जी का नाम सुना होगा, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बड़े से बड़े काम करने के बाद भी प्रसिद्धि की परवाह नहीं करते हैं। परम पूज्य गुरु जी उन्हीं लोगों में थे। उन्होंने पूरे जीवन असीम धैर्य, अटूट परिश्रम और मां भारती की भक्ति की भावना के साथ देश भर में लाखों लाखों कार्यकर्ता इस देश की समृद्धि, सुरक्षा, इस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए समर्पित, इस देश की संस्कृति, इस देश के इतिहास और इस देश की भाषाओं पर गौरव लेने वाले कार्यकर्ताओं की निर्मित के लिए उन्होंने लगाए। आरएसएस को एक प्रकार से आकार देने का काम उन्होंने किया और मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं ऐसे हैं जिन्होंने कभी जीवन में गुरुजी को देखा नहीं है, परंतु उनके संदेश, इनके लिखी हुई पुस्तकें, इनके दिए हुए भाषण आज भी इतने महत्वपूर्ण है जो 1930 और 40 के दशक में हुआ करते थे। एक दूरदर्शी व्यक्तित्व जब 4-5 दशक तक एक संस्था के साथ बंद कर शिस्तबद्ध तरीके से काम करता है तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। पूजनीय गुरु जी का जीवन उसी का बहुत बड़ा उदाहरण है। मित्रों, यहां पर जब मैं आया हूं तब अभी आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। मेरे हाथ से अगर के वृक्ष का पौधारोपण यहां पर कराया गया। 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ ने जवानों ने लगभग 6 करोड़ 40 लाख वृक्षों को लगाने का काम किया है। इस साल हमने थोड़े कम वृक्ष लगाने का निर्णय किया है। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं, परंतु हमने ये तय किया है कि लगाए हुए वृक्षों में से जो वृक्ष बच नहीं पाए वो सबको पुनः लगाने का काम इस वर्ष में हम करने वाले हैं। और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिन है। हम सब जानते हैं कि विकास की अंधी दौड़ ने पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। प्रकृति का दोहन करने की जगह
प्रकृति का शोषण करने की वृत्ति ने, ये मानवीय स्वभाव ने पूरी पृथ्वी को खतरे में डाला है। पृथ्वी का तापमान के बदलने के कारण जलवायु परिवर्तन और ओजोन के लेयर के बीच में पड़े बड़े बड़े छिद्र ये पृथ्वी को जीने लायक नहीं छोड़ेंगे अगर हम आज जागरूक होकर इसकी क्षति की परिपूर्ति की दिशा में काम नहीं करते। हम सबको मालूम है कि सूर्य की सीधी किरणें अगर पृथ्वी पर पड़ती है तो जीवन नष्ट हो जाएगा। जो सूर्य की किरणें हमारे जीवन। और 3 बड़ी खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर और करते हैं तीसरी बड़ी खबर का। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को बधाई देते हुए पर्यावरण संरक्षण के अत्यधिक महत्व पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यावरण की चुनौती मानव जनित आपदा है और इसका समाधान मनुष्यों को ही खोजना होगा। इस दौरान एकल उपयोग प्लास्टिक के पूर्ण प्रतिबंध और सार्वजनिक स्थलों, जल निकायों या प्राकृतिक क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा न फेंकने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार और राज्य मंत्री केटी मलिक का भी उल्लेख किया। सीएम योगी ने जल संरक्षण और व्यापक वृक्षारोपण के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से अपनी माता के प्रति कर्तव्य के रूप में एक वृक्ष मां के नाम लगाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार वन महोत्सव के दौरान 252 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का एक विशाल अभियान चला रही है। विश्व पर्यावरण दिवस पर ही एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य छात्रों और राज्य के निवासियों को प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने, जल संरक्षण करने और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। इन पहलों के अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधीय वन का भी उद्घाटन किया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। पूरा विश्व आज पर्यावरण की गंभीर चिंता से ग्रसित है, क्योंकि हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि पर्यावरण की जो चुनौती है ये केवल प्रकृति की चुनौती नहीं है, जीव सृष्टि की चुनौती है। इसके दुष्प्रभाव मौसम चक्र में आए हुए परिवर्तन के रूप में, इसका दुष्प्रभाव हम सभी को अतिवृष्टि, अनावृष्टि और तमाम उन मौसम के परिवर्तन के कारण हम सबको देखने को मिल रहा है। ये मानव निर्मित आपदा है और इस समस्या का समाधान भी मनुष्य को ही निकालना है। धरती माता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए हर नागरिक अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक पालन करेगा तो हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं और धरती माता को सुरक्षित रख सकते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले कारकों से अपने आप को दूरी बनाए और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जो हर संभव प्रयास हो सकते हैं उसका हिस्सा बने। इसमें सबसे सरल उपाय 2 हो सकते हैं। एक, प्लास्टिक मुक्त वातावरण।
सिंगल यूज प्लास्टिक को हम पूरी तरह रोकें और सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण होने वाले किसी भी नुकसान से हम बचाने की कार्रवाई को आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी इस प्रकार का प्लास्टिक वेस्ट किसी सार्वजनिक स्थान पर न फेंके, जल स्रोत के पास न पहुंच फेंके, वाटिका में, जंगल में, किसी उपवन में न फेंके। दूसरा, हम हमारा एक लघु प्रयास हो सकता है जल संरक्षण का। हमारा घर है, बरसात में पानी आता है, उस पानी के एक एक बूंद को हम संरक्षित कर सकें, इस दिशा में एक प्रयास हो सकता है। और तीसरा, जो भी खाली जगह है, पेड़ को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अपने किसी भी महत्वपूर्ण आयोजन पर हम एक पेड़ जरूर लगाएंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों के सामने एक बृहद लक्ष्य रखा, एक पेड़ मां के नाम। हर व्यक्ति के लिए अपनी मां सबसे प्यारी होती है, इसलिए उस मां के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए हर व्यक्ति एक पेड़ मां के नाम लगाएगा और इस महाअभियान को आगे बढ़ाएगा। आज ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश, जिसने पिछले 9 वर्ष में 242 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के महाअभियान को अपने हाथों में लिया, आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। इन सभी स्कूली छात्र छात्राओं से मैं इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने, प्लास्टिक मुक्त वातावरण के लिए सजग रहने, अपने अभिभावकों को भी इसके लिए सचेत करने, जल संरक्षण के लिए व्यापक अभियान। और 3 बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहें HNN।